हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, क्लास 12 की फिजिक्स सेकंड पेपर के अंतर्गत मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप क्लास देख सकते हो। अब उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और देखिए यहाँ पर आप लोगों को हम बिल्कुल नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, जो आपका इस बार नया सिलेबस है। ठीक, तो नए सिलेबस में आपका मानव नेत्र चैप्टर नहीं है और उसके आगे वाला चैप्टर है प्रकाशिक यंत्र, जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है एक बार सुन लीजिएगा। इस चैप्टर में सबसे पहले आपको दर्शन कोण के बारे में जानना है, विजुअल एंगल के बारे में जानना है, फिर प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता क्या होती है उसको अच्छे तरीके से जानना है। इन्हीं दो चीज़ों को आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पर डिस्कस भी करने जा रहे हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से इन दो चीज़ों को समझ गए तो आप लोगों को संयुक्त अथवा जो यौगिक सूक्ष्मदर्शी है उसके आवर्धन क्षमता का व्यंजक निकालने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके बाद आगे आपको खगोलीय दूरदर्शी के बारे में पढ़ना है और उसमें आप लोगों को परावर्ती दूरदर्शी के बारे में भी अच्छे तरीके से पढ़ना है, व्यंजक निकालना सीखना है आवर्धन क्षमता का। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं इस चैप्टर को और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये क्लासेस पसंद आ रही होंगी, क्योंकि मैं आपको क्रम से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल भी आपको कोई भी चीज़ छोड़ के नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप कहीं पर कोचिंग नहीं करते हैं तब भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, इन क्लासों के माध्यम से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले ये जानते हैं इस चैप्टर में दर्शन कोण। आप हेडिंग लगा लीजिएगा, कहने मात्र को दर्शन कोण की परिभाषा बहुत आसान है। आप बता दोगे कि कोई वस्तु हमारी आँख पर जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं, दर्शन कोण कहते हैं। एक लाइन में लिख सकते हो कि कोई वस्तु, क्या लिख सकते हो, कोई वस्तु हमारी आंख पर जो कोण बनाती है। ठीक है, कोई वस्तु हमारी आंख पर जो कोण बनाती है, हमारी आंख पर जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं, दर्शन कोण कहते हैं। जो कोण बनाती है, एक लाइन में थोड़ा लिख देते हैं, जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं, उसे दर्शन कोण कहते हैं, उसे विजुअल एंगल कहते हैं, दर्शन कोण कहते हैं। ठीक, एक लाइन की परिभाषा है और ये बहुत ही आसान परिभाषा है और उम्मीद है कि इस परिभाषा को सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो दर्शन कोण क्या होता है, कोई भी वस्तु हमारी आंख पर जो कोण बनाती है उसे हम दर्शन कोण कहते हैं। ठीक है, जब हम अपने नेत्र के द्वारा किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका आकार देखते हैं। अगर दूर होती है वो वस्तु तो हमें वो छोटी दिखाई देती है, लेकिन जिस प्रकार वो वस्तु हमारे पास आती जाती है उस वस्तु का जो प्रतिबिंब का आकार होता है वो हमें बड़ा दिखाई देने लगता है, मतलब वो वस्तु हमें उतनी ही बड़ी दिखाई देने लगती है। तो कैसे हमें वो वस्तु बड़ी दिखाई देने लगती है, उसमें क्या होता है, उसमें जो दर्शन कोण का मान होता है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि वस्तु अगर दूर है, ठीक है, तो दर्शन कोण का मान कम होता है, लेकिन जब वस्तु पास आती जाती है तो दर्शन कोण का मान बढ़ता जाता है, जिस वजह से वह वस्तु हमें बढ़ती दिखाई देती है, मतलब बड़ी दिखाई देने लगती है। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एक बार समझ लीजिए बस अच्छे तरीके से। यहाँ पर मैं आपके सामने मानव नेत्र बनाता हूँ। ठीक, थोड़ा सा बनाऊंगा मानव नेत्र का भाग, ये कार्निया है। मानव नेत्र में ये क्या होता है, ये द्विउत्तल लेंस होता है। ठीक, ये मैंने आपके समक्ष मुख्य अक्ष मैंने खींच दिया। क्लियर है, फिगर को ध्यान से समझिएगा। तो कोई वस्तु हमारी जैसे मान लीजिए बहुत दूर है, यहाँ पर है। ठीक, यहाँ पर कोई वस्तु है, तो अगर यहाँ पर कोई वस्तु होगी तो प्रकाशिक केंद्र से जब इस लेंस के प्रकाशिक केंद्र से इस किरण यहाँ जाएगी तो प्रकाशिक केंद्र से जब कोई किरण जाती है तो बिना विचलित हुए सीधी रेखा में नहीं निकल जाती है, और जहाँ पर ये प्रकाश किरण मिलती है उस स्थान को रेटिना बोलते हैं। तो यहाँ पर ये प्रतिबिंब बना और ये प्रतिबिंब का आकार है। इस स्थिति में तो मान लेते हैं कि जो ये वस्तु है ये हमारे नेत्र पर कितना कोण बनाती है, मान लीजिए ये बीटा कोण बनाती है। कितना कोण बनाती है, मान लेते हैं बीटा कोण बनाती है। लेकिन इसी वस्तु को जब हम थोड़ा आगे लाएंगे तो इस वस्तु का आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, पहले की अपेक्षा बड़ा हो जाएगा। अब इस वस्तु द्वारा जो आपका प्रतिबिंब बनेगा मानव नेत्र पर वो कुछ ऐसे बनेगा। देखिए, प्रकाशिक केंद्र से मैंने गुजार दिया इस किरण को, तो यहाँ पर किरण मिली, मतलब यहाँ से यहाँ तक। अब प्रतिबिंब का आकार देखिए बढ़ गया। ठीक है, और एंगल का मान भी बढ़ गया। अब मान लेते हैं कि एंगल अल्फा हो गया। तो अब एक चीज़ देख पा रहे हो कि वस्तु जो दूर थी हमारी वो मानव नेत्र पर जब प्रतिबिंब बना रही थी तो प्रतिबिंब का आकार छोटा था, लेकिन वस्तु को जब हम समीप लेकर आए तो इसी वस्तु का जो प्रतिबिंब का आकार वो बढ़ गया। इसका कारण ये कि यहाँ पर जो मानव नेत्र पर एंगल बन रहा है, जो कोण बन रहा है दर्शन कोण, इसका मान क्या हो गया, अधिक हो गया। तो दर्शन कोण का मान अधिक होने से वस्तु का जो आकार है वो हमें बड़ा दिखाई देता है, और दर्शन कोण का मान जितना छोटा होगा हमें वह वस्तु उतनी ही छोटी दिखाई देगी। तो आगे आप नोट करके एक लाइन में लिख सकते हो कि दर्शन कोण जितना बड़ा होगा वस्तु हमें उतनी ही बड़ी दिखाई देगी, दर्शन कोण का मान जितना छोटा होगा वस्तु हमें उतनी ही छोटी दिखाई देगी। तो आप समझ पा रहे होंगे कि दर्शन कोण क्या होगा। ठीक है ना, तो कोई वस्तु हमारी आंख पर जो कोण बनाता है उसे क्या कहते हैं, दर्शन कोण। एक बात यहाँ पर और समझिएगा,
जैसे मान लीजिए कोई वस्तु हमारी बहुत दूर है तो वो वस्तु हमें छोटी दिखाई देती है क्योंकि दर्शन कोण का मान छोटा होता है, लेकिन उस वस्तु को हम जितना समीप लाते हैं उस वस्तु का आकार बढ़ता जाता है, हमें बड़ी दिखाई देने लगती है। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है कि जब हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा लेंगे तो ये हमें धुंधली दिखाई देने लगती है। धुंधली क्यों दिखाई देने लगती है? देखिए, एक निकट बिंदु की दूरी आप सभी को पता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर तक आप इस वस्तु को रखोगे तो स्पष्ट देख पाओगे, ठीक है। इसका सबसे बड़ा प्रतिबिंब आपको 25 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई देगा, जो कि मानव नेत्र का, एक स्वस्थ मनुष्य का निकट बिंदु होता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से बोलते हैं 25 सेंटीमीटर। तो जब 25 सेंटीमीटर दूरी तक इस वस्तु को रखोगे तो आपको धुंधली नहीं दिखाई देगी, लेकिन 25 सेंटीमीटर से आगे बढ़ाओगे तो इस वस्तु का आकार इतना बढ़ जाएगा कि ये धुंधली दिखाई देने लगेगी। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ठीक है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखने पर जो वस्तु का हमें प्रतिबिंब है वो सबसे बड़ा दिखाई देता है। क्लियर है? याद रखिएगा। तो ये थी भाई दर्शन कोण की परिभाषा। लिख लीजिएगा कि कोई वस्तु हमारी आंख पर जो कोण बनाती है उसे दर्शन कोण कहते हैं। आगे लिख सकते हो कि दर्शन कोण का मान जितना ज़्यादा होगा वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो उतना ही बड़ा बनता है। दर्शन कोण का मान जितना छोटा होता है वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो उतना ही छोटा दिखाई देता है। क्लियर? चलिए, ये हो गई दर्शन कोण की बात। आगे हम बात करेंगे यंत्र की आवर्धन क्षमता, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है? यहाँ पर हमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ना है, दूरदर्शी पढ़ना है, तो उसके बारे में अच्छे तरीके से हम जानेंगे कि उनकी आवर्धन क्षमता क्या होती है। पहले तो आवर्धन क्षमता जानेंगे कि यंत्र की आवर्धन क्षमता होती क्या। पहले परिभाषा को तो समझें, तभी तो उनकी आवर्धन क्षमता का व्यंजक निकाल पाएंगे। तो अगली हेडिंग लगा लीजिए, यंत्र की आवर्धन क्षमता। यंत्र की आवर्धन क्षमता, यंत्र की आवर्धन क्षमता। यंत्र की आवर्धन क्षमता को भैया m से प्रदर्शित करते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये परिभाषा थोड़ा सा आप लोगों को कठिन लगने लगती है, तो मैं इसे बहुत ही आसान करने जा रहा हूं, बस ध्यान से देखिएगा। यंत्र की आवर्धन क्षमता को m से लिखते हैं, ठीक है ना। यंत्र की आवर्धन क्षमता m बराबर होता क्या है? देखिए, जब हम किसी प्रकाशिक यंत्र के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखते हैं तो प्रकाशिक यंत्र जो उस वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब बनाता है, जो अंतिम प्रतिबिंब बनाता है, उस अंतिम प्रतिबिंब द्वारा जो मानव नेत्र पर कोण बनता है, ठीक है, उस कोण को, और साथ ही में अगर हम उस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग ना करें तो वह वस्तु हमारे नेत्र पर जो कोण बनाती है उस कोण को हम मान लेते हैं अल्फा। इन दोनों कोणों का जो अनुपात होता है क्या कहलाता है? आवर्धन क्षमता। किसकी आवर्धन क्षमता? यंत्र की आवर्धन क्षमता। बीटा यहाँ पर क्या है? बीटा यहाँ पर यह है कि यंत्र द्वारा अंतिम प्रतिबिंब, जो प्रकाशिक यंत्र है और उस प्रकाशिक यंत्र द्वारा जो अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है, तो अंतिम प्रतिबिंब से नेत्र पर बना क्या? दर्शन कोण लिख सकते हो या कोण लिख सकते हो। नेत्र पर बना दर्शन कोण, जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं? बीटा से। उसके बाद अल्फा यहाँ पर क्या होता है? बटे में अल्फा वो कोण होता है जिसमें हम बिना यंत्र के द्वारा वस्तु द्वारा जो आंख पर कोण बनता है, मतलब अब यंत्र का उपयोग न करें तो वस्तु हमारे आंख पर जो कोण बनाती है, ठीक है, उस कोण को अल्फा बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बिना यंत्र द्वारा हमारी आंख पर बना दर्शन कोण, हमारी आंख पर बना दर्शन कोण। समझ गए? तो किसी यंत्र की आवर्धन क्षमता क्या होती है? बहुत ही सरल शब्दों में मैंने समझाया आपको कि m बराबर बीटा अपान अल्फा। यंत्र द्वारा जब हम किसी यंत्र से किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखते हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है, अंतिम प्रतिबिंब जो बनता है, ठीक है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा हमारे मानव नेत्र पर बनाया गया कोण या दर्शन कोण बटे में बिना यंत्र द्वारा हमारी आंख पर जो दर्शन कोण बनता है, इसका रेशियो क्या कहलाता है? यंत्र की आवर्धन क्षमता कहलाता है। क्या कहलाता है? यंत्र की आवर्धन क्षमता कहलाता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये होती है क्या? यंत्र की आवर्धन क्षमता m बराबर बीटा अपान अल्फा। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है, कि आप समझने लगो कि इसका कोई मात्रक होता है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो आज की इस छोटी सी क्लास में मैंने दर्शन कोण के बारे में आपको समझाया और मैंने बताया यंत्र की आवर्धन क्षमता। अब अगली क्लास में आपको हम पढ़ाएंगे क्या, सुन लीजिए और नेक्स्ट क्लास के लिए आप तैयार रहिएगा, ठीक है, क्योंकि आज की क्लास में आगे वाला टॉपिक पढ़ाएंगे तो ये क्लास पहुंच जाएगी करीब 1 घंटे की। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई क्लास बड़ी हो, तो शुरुआत मैंने कर दी है। इसके बाद आपको पढ़ना है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। क्या पढ़ना है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अच्छा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या इसे क्या बोलते हैं?
या इसे हम बोलते हैं यौगिक सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी। इसमें क्या पढ़ना है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी चूंकि सूक्ष्मदर्शी है, इसके द्वारा सूक्ष्म वस्तुओं का किया जाता है, बड़ा प्रतिबिंब देखा जाता है, आवर्धित और बड़ा प्रतिबिंब देखा जाता है। ठीक है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में क्या क्या पढ़ना है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होती क्या है, इसकी संरचना क्या होती है। पहले तो आपको एक लाइन में ये लिखना पड़ेगा कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा हम क्या करते हैं, क्या है, इसके बारे में 2 लाइन बताना है। इसकी संरचना क्या होती है, साथ ही में इसके बाद हम प्रतिबिंब का बनना जानेंगे कि इसके द्वारा प्रतिबिंब बनता कैसे, किरण आरेख आपको खींच के बताएंगे। मतलब अगली हेडिंग आपकी हो जाएगी प्रतिबिंब का बनना, और प्रतिबिंब के बनने के बाद आपको हेडिंग क्या डालनी है, आवर्धन क्षमता का व्यंजक। ठीक है, जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है इसकी आवर्धन क्षमता का जो व्यंजक है वो आपको कैसे फाइंड करना है, ये सारी बातें आप सभी लोगों को अगले लेक्चर में पढ़ाई जाएंगी। तो जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, नेक्स्ट क्लास आपको उसी की मिलने जा रही। उम्मीद है कि इस छोटी सी क्लास में आप लोगों ने दर्शन कोण और यंत्र की आवर्धन क्षमता को समझ लिया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।